हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ प्रबल ओमन एंड वेलकम टू कैपर अकेडमी। आज से हम एक नई सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंट्स की, जिनमें हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। उसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब के सब कवर करेंगे और कुछ भी ना छोड़ने का प्रण लेंगे। और डीके गूगल बुक को हम लोग डीके गूगल बुक को हम लोग कंसीडर करेंगे। और डीके गूगल का पहला चैप्टर जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म, उसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में अकाउंटिंग टर्म्स का क्या मतलब है, पहले हम लोग यही समझते हैं। अकाउंटिंग टर्म्स का ये मतलब है, टर्म्स मतलब क्या, मीनिंग। अकाउंट्स में बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल होता है, उन शब्दों का क्या मीनिंग है, अगर वो हम लोग समझ लें तो अकाउंटिंग समझ में आने लगेगी। और इसी पर बेस ये चैप्टर बना हुआ है। तो पहला जो अकाउंटिंग टर्म है वो है बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, वो सारे ट्रांजैक्शन या वो सारी एक्टिविटीज़ जो इकोनॉमिक नेचर की हैं। एक्टिविटी को ही ट्रांजैक्शन कहते हैं। एक्टिविटी को हिंदी में हम लोग कह सकते हैं कोई घटना घटित होना, है ना। तो कोई भी घटना घटित हुई है जो कि बिजनेस से रिलेटेड है और जो कि इकोनॉमिक्स के टर्म्स में हो, मतलब जो रुपए से लेना देना हो, जिसका जिसका लेना देना मनी से हो, वही ट्रांजैक्शन क्या नाम है, बिजनेस में रिकॉर्ड करे जाते हैं। तो देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब कहने का मतलब है, कैसी क्या नाम है बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। आप सपोज करिए आपका बिजनेस है और आप क्या नाम है कुछ गुड्स क्या नाम है खरीदते हो और आगे बेचते हो, ठीक है। तो जब आप गुड्स खरीद रहे हो तो ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है और इसके हम क्या नाम है अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हमने किसी से गुड्स खरीदा, उसका बिल मिला और बिल देख के हमने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इसको रिकॉर्ड किया। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो कि बिजनेस में इंपॉर्टेंट तो बहुत होते हैं, पर उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक नेचर के नहीं होते हैं या इकोनॉमिक के टर्म में नहीं होते। जैसे सपोज करिए आपका बिजनेस है और उस बिजनेस में क्या नाम है आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दी, और स्ट्राइक कर दी तो मतलब जिसके कारण बिजनेस में बैठ गया। और ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, ये भी एक घटना है, पर ये इस घटना को हम अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन की पहली शर्त क्या है कि वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए ट्रांजेक्शन, और मतलब एक्टिविटी, और साथ ही साथ वो इकोनॉमिक नेचर की होनी चाहिए जिसका इन टर्म्स ऑफ मनी हो। फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन के बाद आता है इवेंट। इवेंट क्या है, जो क्या नाम है ट्रांजेक्शन हमने किया बिजनेस में, उसका जो रिजल्ट है उसे कहते हैं इवेंट। सपोज करिए आपने आपका क्लॉथिंग का बिजनेस है और आपने कुछ क्लॉथ खरीदा, ठीक है। आपने जब कुछ क्लॉथ खरीदा बेचने के लिए, तो आपके क्लॉथ का जो स्टॉक है वो बढ़ गया होगा, और जब आपने क्लॉथ खरीदा तो क्या नाम है कैश डिक्रीज हो गया होगा। जब क्लॉथ बढ़ गया और स्टॉक क्या नाम है कैश डिक्रीज हो गया, तो ये एक रिजल्ट आया, मेरे कैश कम हो गया और क्लॉथ स्टॉक बढ़ गया। तो ये एक रिजल्ट हो गया। जब हमने क्लॉथ खरीदा वो एक ट्रांजेक्शन है, और क्लॉथ खरीदने पर जो रिजल्ट आया कि क्लॉथ मेरा इंक्रीज हो गया, स्टॉक मेरा इंक्रीज हो गया और कैश मेरा डिक्रीज हो गया, ये एक रिजल्ट है। तो रिजल्ट को कहेंगे इवेंट, और जो ट्रांजेक्शन अकर हुआ क्लॉथ खरीदना वो हो गया बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन से जो रिजल्ट आता है उसी को हम कहते हैं इवेंट। तो एन इवेंट इज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और जब क्या नाम है कोई ट्रांजेक्शन होता है जिसके कारण हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है, उसको भी बिजनेस ट्रांजेक्शन ही कहते हैं। क्या मतलब इसका, पहले सपोज करिए आपके पास 10,000 का स्टॉक था और 10,000 का कैश भी था। आपने कुछ स्टॉक खरीदा 2,000 का, तो 2,000 से आपका स्टॉक बढ़ गया जो कि हो गया 12,000, और 10,000 का जो कैश था वो रिड्यूस हो गया 8,000 का। तो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई ना। अगर फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है किसी ट्रांजेक्शन के कारण तो इसे बिजनेस ट्रांजेक्शन भी कहेंगे, ठीक है। अब थर्ड है वाउचर। वाउचर्स आर द फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट थ्रू विच ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड। इसका क्या मतलब है, अरे भैया जब भी आप कोई चीज़ परचेज करोगे तो आपको बिल मिलेगा, उस बिल को देख के आप अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे कि भैया मैंने श्याम सुंदर से कुछ गुड्स खरीदे हैं, इतनी क्वांटिटी के खरीदे हैं, इतने रुपए में खरीदे हैं।
अगर आपके पास बिल नहीं होगा तो आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? तो जो डॉक्यूमेंट जिनको देख के आप अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हो उसे हम वाउचर्स कहेंगे। ठीक है, वाउ जिसका एग्जांपल लिखा जैसे सेल इनवॉइस, परचेज बिल, कैश रिसिप्ट। अब मान लीजिए मैंने किसी को पेमेंट करी है, अगर पेमेंट करी है तो उसके बदले में उसको कैश रिसिप्ट मिली होगी। अब जो कैश रिसिप्ट, उसी कैश रिसिप्ट को देख के हम अपने पास ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक टर्म है डेटर। डेटर क्या होता है? डेटर आर दोज टू होम गुड्स आर सोल्ड टू देम ऑन क्रेडिट एंड अमाउंट इज स्टिल ओ टू बिजनेस। इसको डेटर को समझने से पहले हम लोग समझते हैं क्रेडिट सेल क्या होती है। क्रेडिट सेल का मतलब होता है, क्रेडिट मतलब उधार और सेल मतलब बेचना। हमने कोई माल उधार में बेचा। जब मैंने मान लो राम को कुछ माल उधार पे बेचा तो वो राम जो है वो मेरा डेटर कहलाएगा। और अगर हमने किसी और से कुछ उधार खरीदा, मान लो श्याम से मैंने कुछ उधार में खरीदा, तो श्याम जो है वो मेरा क्रेडिटर कहलाएगा। तो जब तक हम डेटर से मेरे को पेमेंट नहीं मिल जाता है तब तक वो मेरे को, हम उसको डेटर बोलेंगे। मतलब मेरा और उसका बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। क्या रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है कि जब भी हम किसी को उधार माल बेचेंगे तो हम उसको डेटर बुलाएंगे, वो मेरे को क्रेडिटर बुलाएगा। और जैसे वो मेरे को पेमेंट अपना कर देगा मेरा, और हमारे और उसके बीच में लेना देना नहीं रहेगा, तो डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। तो अब फिर से एक बार डेटर देखते हैं। डेटर आर दोज टू होम गुड्स आर सोल्ड, जिनको गुड्स बेचा गया है, ऑन क्रेडिट बेचा गया है ना, एंड अमाउंट इज स्टिल ओ टू बिजनेस, और बिजनेस को, हमारे बिजनेस को अभी भी पैसा मिलना बाकी है। एंड अमाउंट इज नॉट रिसीव फ्रॉम देम, स्टिल द अमाउंट इज नॉट रिसीव, मतलब अभी तक भी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। अब इसके बाद आता है बिल रिसीवेबल। कई बार ऐसा होता है जब हम किसी को उधार माल दे रहे हैं तो क्या नाम है, एक साथ में प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम ये लिखते हैं कि राम से कहेंगे राम तुम हमको 2 महीने बाद हमको ये अमाउंट दोगे, और राम उस प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट में साइन करके एक्सेप्टेंस के फॉर्म में मेरे को वापस देगा, और 2 महीने बाद वो मेरे को पेमेंट करने आएगा और ये बिल हम इसको वापस कर देंगे। तो बिल रिसीवेबल का भी यही मतलब होता है कि हमें किसी से पैसे लेने हैं। ठीक है, तो डेटर से भी पैसे लेने होते हैं क्योंकि उनको हमने माल बेचा होता है, और बिल रिसीवेबल से भी हमें पैसे लेने होते हैं। इसीलिए ट्रेड रिसीवेबल जो होता है उसके बाद जो एक वर्ड भी आया है, वर्ड आया ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इज द टोटल ऑफ सन्ड्री डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। सन्ड्री डेटर्स को ही सन्ड्री डेटर्स कहते हैं। सन्ड्री डेटर्स और बिल रिसीवेबल को जब हम ऐड कर देंगे तो ट्रेड रिसीवेबल निकल के आएगा। उसके बाद जो है एक अकाउंटिंग टर्म है क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या है? हमने किसी से उधार माल खरीदा तो अब हम उसको क्रेडिटर बुलाएंगे और वो मेरे को डेटर बुलाएगा। तो जब तक हम उसका पेमेंट नहीं कर देते हैं तब तक हम उसको क्रेडिटर बुलाएंगे। तो क्रेडिटर्स आर दोज फ्रॉम होम बिजनेस हैज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट इज टू बी डन इन फ्यूचर, और पेमेंट इसको फ्यूचर में हमें अभी करना बाकी है। क्रेडिट मतलब यहाँ पर उधार है। बिल्स पेबल, जैसे कि क्या नाम है, जब हमने किसी को माल बेचा था तो हमने एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में सामने वाले से साइन करा के लिया था कि तुम मेरे को पेमेंट दोगे, तो वो मेरे लिए तो बिल रिसीवेबल था, पर वही कागज, वही डॉक्यूमेंट उसके लिए बिल पेबल है कि उसे एक पेमेंट करना है। तो बिल पेबल का मतलब क्या है? बिल पेबल इज अ डॉक्यूमेंट इन विच बिजनेस फॉर्मली अग्रीज टू सप्लायर और क्रेडिटर टू पे स्पेसिफिक अमाउंट ऑन द स्पेसिफिक डेट इन फ्यूचर। ठीक है, अब ट्रेड पेबल का मतलब क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर को भी पैसा देना होता है, बिल्स पेबल को भी पैसा देना होता है। इन दोनों के एडिशन को हम लोग ट्रेड पेबल कहेंगे। फिर एक टर्म है परचेजेस। परचेजेस का क्या मतलब है? देखो बेटा, जो गुड्स होते हैं, जो क्या नाम है, हम लोग बिजनेस के लिए कई सारी चीज़ें परचेज करते हैं। सपोज करिए हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, क्लॉथ खरीदा,
ठीक है, और मेरा बिजनेस क्लॉथ का ही है। क्लॉथ हमने खरीदा रीसेल के लिए कि अभी खरीद के लाए हैं, आगे बेचेंगे इसको। पर फर्नीचर खरीदा एज अ काउंटर बनाने के लिए, है ना, जहाँ पर कस्टमर आएगा, हमसे मीट करेगा, हम उससे बात करेंगे। तो फर्नीचर जो खरीदा वो बिज़नेस को बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, कस्टमर आएगा तो उसको कैसे मीट आउट करना है, उसके लिए हमने पंखा लगवाया, वो भी जैसे फर्नीचर हो गया वैसे पंखा हो गया, है ना। तो इनको हम कहेंगे एसेट। और जो चीज़ हमने रीसेल के लिए खरीदी है उसे कहेंगे परचेज। फिर से सिंपली से एक मतलब समझते हैं, हमने फर्नीचर भी परचेज किया है, क्लॉथ भी परचेज किया है, पर जब फर्नीचर परचेज करेंगे तो उसे हम एसेट कहेंगे, क्योंकि मेरा बिजनेस फर्नीचर का नहीं है, मेरा बिजनेस क्लॉथ का है। और क्लॉथ जो खरीद रहे हैं वो रीसेल पर्पज से ही खरीद रहे हैं, तो उसको हम परचेज कहेंगे। जो भी चीज़ हम रीसेल पर्पज के लिए खरीद रहे हैं उसे हम परचेज कहेंगे, जिसका मेरा बिजनेस है। और उसके अलावा बाकी जो चीज़ें खरीद रहे हैं वो मेरी एसेट कहलाएगी, जिसको हम बिजनेस में अपने यूज़ करेंगे आगे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। इसके लिए फ्यूचर बेनिफिट के लिए उससे हम कुछ बेनिफिट उठाएंगे। सपोज करिए हमने एक एसी खरीदा, एसी इसलिए खरीदा, इसलिए नहीं कि हमको गर्मी लग रही है, हमने इसलिए खरीदा कि मेरा कस्टमर आएगा, उसको कुछ आराम मिलेगा, वो देर तक बैठेगा, देर तक मेरे यहाँ से कुछ गुड्स ज़्यादा परचेज करेगा, हम उसको ज़्यादा दिमाग उसका ठंडा रख पाएंगे और ज़्यादा अमाउंट उससे चार्ज कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम फिर और जो बेसिक टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।